हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज ये हमारा डे नंबर PYQ 44 नंबर का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाला है। और ये CSIR नेट जून 2026 की वीडियो होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। तो अगर आपको नहीं पता तो आपके इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि ये जो हमारा सेशन होता है, ये हमारा टारगेट CSIR नेट जून 2026 यानी CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा DBT नेट, ICMR, ICR, इन सब के एग्ज़ाम को टारगेट लेते हुए ये हमारा सेशन होता है, जिसमें कि अगर आप डेली PYQ नहीं लगा पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो उसके लिए सेशन है जिसमें कि हम डेली ज़्यादा नहीं 12 से लेकर 15 क्वेश्चन, ये 12 से 15 मिनट के सेशन को रखते हैं, जिसमें कि हम 6+ क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी डेली प्रैक्टिस बनी हुई होती है और आपको क्वेश्चन का एक देखने का तरीका बदलता है, कि आपको समझ में आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कर दी जाती है और छोटी वीडियो होती है, जिससे कि आप डेली इसको देख पाएँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस एवरीडे सेशन हमारे होते हैं और आपको पता है आपको क्या करना है कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होते हैं, आपको उनके आंसर देने और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जो भी अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में दिक्कत होगी, उस कोई भी डाउट होगा, तो हम उसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से कोटेशन के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि लिखा है कि सेलिब्रेट योर मिस्टेक्स, इट मीन्स यू आर लर्निंग। यानी अगर आपकी मिस्टेक आपको दिख रही है और आप उसे मीन्स अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी है और आई होप मैं अगले अटेम्प्ट में ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं। ये आपकी एक पॉजिटिविटी है कि आप मिस्टेक करने के बाद उससे सीख रहे हैं और उसको लर्न करके अगले बार मिस्टेक ना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे सेलिब्रेट करिए अपनी मिस्टेक को और आगे अपनी अच्छी कोशिश को जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सेशन को हमारे। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होंगे और उनके आपको जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और उसके हम ऑप्शन को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये CSIR नेट 2025 के दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये डेवलपमेंटल बायो से रिलेटेड ये सब्जेक्ट होने वाला है। एवरी वीक हम डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन चिक डेवलपमेंट ऑफ विंग फेदर, यानी चिक के डेवलपमेंट में जो विंग फेदर है उसका थाई फेदर एंड क्लॉ जो है डिपेंड करता है एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी पे, कन्फर्ड बाय इंडक्शन फ्रॉम मेसेनकाइमल components from different sources of the dermis. This may attribute to the। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई चिक का एम्ब्रियो है। अब उसमें क्या हो रहा है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें विंग फेदर बन रहे हैं, थाई फेदर बन रहे हैं, क्लॉ बन रहे हैं। और ये किसकी वजह से बन रहे हैं? ये मेसेनकाइमल, यानी मेसेनकाइमल से मतलब कि डरने की जरूरत नहीं, फियर नहीं है कि मेसेनकाइमल में मेसोडर्म के कंपोनेंट्स हैं और इसमें डिफरेंट सोर्सेस हैं डर्मिस के, जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें एट्रीब्यूट हो रही हैं, ये किस तरीके का इंटरेक्शन या फिर एक्टिवेशन या फिर किस तरीके की चीज़ें हो रही। तो ऑटोक्राइन इंटरेक्शन, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन्स, इन एक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन। तो बात करें किसी एक पार्टिकुलर मेसोडर्म से आपके जो स्ट्रक्चर है, विंग के लिए विंग बन रहा है, थाई के लिए थाई बन रहा है, क्लॉ के लिए क्लॉ बन रहा है, उसके एपिडर्मल सोर्स से। तो ये जो आपका है ये एक पार्टिकुलर रीजन में तो ये डेवलप होंगे विंग, थाई और क्लॉज। तो पार्टिकुलर रीजन में आकर ये डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें रीजनल स्पेसिफिसिटी आती है। और इंडक्शन मीन्स ये जो सेल्स वहाँ पे हो रही वो कुछ तरीके के आपके ग्रेडियंट को वहाँ पे फैलाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस तरीके का उसी रीजन में उस तरीके का जो डेवलपमेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आएगा ये, बाकी ऑटोक्राइन नहीं होगा। ऑटोक्राइन एक ब्रॉड टर्म में आ जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन्स तो ऐसा नहीं हो रहा है, इनएक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन रीजनल आपकी स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नेट 2016 के दिसंबर में पूछा गया। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सेल्स
टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड। यानी यहाँ बोल रहा है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे जो सेल रिस्पॉन्ड करती हैं किसी स्पेसिफिक सिग्नल के लिए, यानी इंडक्शन का मतलब कोई एक सेल होती है वो अपना इफेक्ट दिखाती है दूसरे सेल पे, और ये किस तरीके से दिखाती है, वहाँ पे कुछ दूसरे इफेक्ट को सिग्नल यहाँ पे देती है। सिग्नल क्या होते हैं, जिससे कि पहली पेरेंटल सेल से दूसरे डॉटर सेल में या फिर उसकी कहते हैं नेबरिंग सेल में कुछ जो सिग्नल जाते हैं उसी को क्या कहता है, उसी सिग्नल को हम इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं, इंडक्टिव सिग्नल कह सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो सेल होगी वहाँ के कुछ कैरेक्टर जो उस रीजन में होंगे वो डेवलप होंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है तो ये क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल पास हो रहा है ये हमारा कॉम्पिटेंस की वजह से होते हैं। कॉम्पिटेंस मतलब क्या, कोई एक सेल अपना सिग्नल इसको देगी और उसको इंडक्टिव सिग्नल कहेंगे, और इसी तरीके के रिस्पॉन्ड को जिसमें कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस कहते हैं। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन को हमने देखा कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर उस रीजन में डेवलप हो रहा उसको कहेंगे। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, इसमें जो सेल होती हैं ये फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं। इसमें क्या होगा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन सिग्नल के थ्रू नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होती है। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कॉम्पिटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, इस सेल टू सेल कम्युनिकेशन को ही कॉम्पिटेंस हम कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। ये सितंबर 2022 में पूछा गया था। यहाँ क्या बोला, इन एन ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट द एरिया ऑफ प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म फ्रॉम द अर्ली फ्रॉग gastrula was transplanted to a region of newt gastrula distinct to become part of the mouth. The resulting salamander larva had frog-like mouth part. Frog tadpoles occur instead of balancer as observed during the development of wild-type newt embryo. This is an example of। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पहले उसको समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्रॉग था हमारा, एक फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या है, अर्ली गैस्ट्रुला है, और गैस्ट्रुला में भी क्या है, हमने माउथ के पार्ट को निकाल लिया। ये फ्रॉग है, फ्रॉग का ये फ्रॉग है आपका, और ये फ्रॉग गैस्ट्रुला में से हमने माउथ पार्ट को निकाल लिया। अब यहाँ पे एक न्यूट है। न्यूट आपका जो होता है, न्यूट आपका एक फिश लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होता है, ये न्यूट इसको कहते हैं। अब इसमें से क्या किया, इसके गैस्ट्रुला में क्या किया, इसका ये जो गैस्ट्रुला था इसमें जो इसका माउथ वाला पार्ट था जो हमने फ्रॉग से निकाला था, वो माउथ वाले पार्ट के रीजन को हमने न्यूट के गैस्ट्रुला के रीजन में डाल दिया। अब ये किस रीजन में डाला, ऐसे रीजन में डाला जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बैलेंसर देखने को मिल रहा है। यानी न्यूट में एक बैलेंसर वाला पोर्शन का जीन कुछ होता होगा, तो उसमें वो वहाँ पे डेवलप होना था, उसके जगह हमने माउथ वाला डेवलप डाल दिया जीन, किसका, फ्रॉग के टैडपोल लार्वा का, या फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है अर्ली फ्रॉग के गैस्ट्रुला का। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो माउथ वाला पार्ट था, जब इसको हमने बैलेंसर वाले रीजन में डाला न्यूट के, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बाद में कुछ देखने को डेवलपमेंट किसका मिल रहा है, हमें माउथ का डेवलपमेंट मिल रहा है। किसके माउथ का डेवलपमेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें न्यूट में देखने को मिल रहा है, किसके, फ्रॉग के माउथ का डेवलपमेंट मिल रहा है देखने को। तो ये जो रिजल्ट शो हो रहा है न्यूट में, ये आपको जो यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, डिटर्मिनेशन कारण? बिल्कुल नहीं, डिटर्मिनेशन के कारण नहीं हो रहा। जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शन, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी तो हो रही है लेकिन ये ब्रॉड टर्म में दे दिया, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है रीजनल, क्योंकि माउथ एक रीजन पार्ट है गैस्ट्रुला में और उसी रीजन के पार्ट को उठा के डाल रहा है, तो यहाँ पे भी उस रीजन मतलब कि उसी चीज़ को उसी जगह पे बना रहा है, तो ये हमारा रीजनल स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन आएगा बट यहाँ पे ऑटोनॉमसली डेवलपमेंट यहाँ पे ब्रॉड टर्म में आ जाएगा, तो इसको भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शन को ही हम सही मानेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे शो होगा, फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉर्फोजन ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन। मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या होता है, एक कोई पेरेंटल सेल होती है, उस पर कुछ फैक्टर लगे होते हैं। अब इसके पास जो सेल होती हैं, कई सारी इसके पास कुछ सेल होंगी, तो जो सबसे पास सेल होती है उसके पास ज़्यादा मॉर्फोजन सिग्नल देता है, जो दूर होती है उसके पास कम देता है, जो सबसे लास्ट में होती हैं उसके बाद बिल्कुल नल, यानी नल बिल्कुल कम, एकदम जा ही नहीं पाता सिग्नल, मॉर्फोजन सिग्नल, जिससे कि वो अपने अंदर कुछ कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे मॉर्फोजन ग्रेडियंट समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कि सबसे पास ज़्यादा मॉर्फोजन ग्रेडियंट जाएगा, उसके पास कम, उसके पास कम, सबसे दूर जो रहेगी उसके पास सबसे कम आएगा। तो यहाँ बोला फैक्टर ए, मॉर्फोजन्स आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉर्फोजन कैन बी पैराक्राइन फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस वन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ट्रैवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग एंड नेवर गेट डिटरमाइंड टू अनदर फेट। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है। डी कह रहा है मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन द विच
कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहली बात करें मॉर्फोजन और ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ये जो ऑप्शन आपका कह रहा है ये ऑप्शन आपका गलत कह रहा है। मॉर्फोजन जो होते हैं हमेशा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल नहीं प्ले करते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हम काट देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि मॉर्फोजन आर पैराक्राइन फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस वन ग्रुप ऑफ सेल एंड ट्रैवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। बिल्कुल सही कह रहा है। मॉर्फोजन जो होते हैं वो एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह रोल करते हैं, यानी रोल ये प्ले करते हैं कि अपनी सेल को पहुंचाते हैं मॉर्फोजन, उसके थ्रू सिग्नल पास करते हैं, फिर उसके थ्रू पास करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ड्रॉप्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ कह रहा है अगर सेल डिफरेंशिएशन बंद कर देती हैं तो वो उसके पास जो नॉर्मल फेट होता है उसको वो शो करती हैं, लेकिन यहाँ बोला नेवर गेट डिटरमाइन अनदर फेट, तो ये इसी नेवर की वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी में कह रहा है मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही कह रहा है। कंडीशन यहाँ पे है तभी तो यहाँ पे पहुंच रहा है। अगर जो कंडीशन मतलब यहाँ पास की एक कंडीशन है, यहाँ पे एक दूर की कंडीशन है, तो जो पास उसके पास ज़्यादा पहुंचा, जो दूर है उसके पास कम पहुंच रहा, तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो बी और डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एंड डी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये सितंबर 2016 में पूछा गया। सर्टेन प्रोटीन ऑफ mRNA दैट आर रीजनली लोकलाइज्ड विद इन द अनफर्टिलाइज्ड रेगुलेट डेवलपमेंट आर कॉल्ड, यानी कुछ प्रोटीन के mRNA हैं वो रीजनली मतलब किसी रीजन में हैं अनफर्टिलाइज एग में, तो इसमें डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है? तो पहली बात तो बता दें, कोई अनफर्टिलाइज एग है और उसमें कोई mRNA या फिर किसी भी तरीके का प्रोटीन है, वो किसी रीजन में रह रहा है, तो उसमें क्या होता है वो आपका साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में आता है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यानी सीडी जिसे कहते हैं, यानी उसके अंदर जो डिवाइड होगा, जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी साइटोप्लाज्म, वो डिवाइड किसके थ्रू होगा? पहली बात तो ये मैटरनल होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्पर्म से तो कुछ आता नहीं साइटोप्लाज्म, तो ये मैटरनल होता है। दूसरी बात इसे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जो आगे चल के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो बनने में और साथ ही साथ ग्रेस्टुला डिफरेंट फेज जो होती है उनको बनने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत सिंपल इसका आंसर होगा। व्हेन द 4 ब्लास्टोमिल, ये आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है। व्हेन 4 ब्लास्टोमिल पेयर द 8 सेल स्टेज ऑफ ट्यूनिकेट एम्ब्रियो आर डिसोसिएटेड, ईच फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म्ड एंड रिमेन द एम्ब्रियो, हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट चांस टू इंटरेक्ट, गिवन बिलो सर्टेन इंटरप्रिटेशन दिया गया है फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबव रिजल्ट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 4 ब्लास्टोमियर थे, 4 ब्लास्टोमियर का मतलब कि कोई आपका ब्लास्टोमियर की स्टेज है, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी 8 सेल स्टेज है। ये आपका कोई ब्लास्टोमियर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 सेल स्टेज है, यहाँ पे 8 सेल स्टेज इसको बताया गया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे सिंपल बिल्कुल है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रही है कि आपका जो इसका फेट है, जो चीज़ इसको बनाना है वो चीज़ ये एम्ब्रियो बना रही है, वो चीज़ ये बनाएगा, ठीक ना। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या कर रहा है, जो भी इसका फेट होगा वो इसको फॉर्म करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर इसको हम दूसरे किसी ब्लास्टूला के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें, ब्लास्टूला के साथ अटैच कर देने पे ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा नोटोकॉर्ड बना रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम बना रहा है। अगर ये डिफरेंट ब्लास्टोमियर के साथ इंटरेक्ट करता है तो नोटोकॉर्ड बना रहा है एंड देन हमारा क्या बना रहा है, नर्वस सिस्टम बना रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लास्टूला है ये आपका नॉर्मल फेट फॉलो करेगा, जो भी इसको बनाना अपना बनाएगा, और लेकिन अगर दूसरे किसी ब्लास्टूला के साथ इंटरेक्ट करता है तो नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम बताना। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो जब ये नॉर्मल फेट बना रहा है तो ये इसका एक ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि इसमें इसको जो भी इसका रोल है, जो भी इसका अंदर फेट है, जो भी इसको बनाना है वो इसको ऑटोनॉमसली फॉलो करेगा जब नॉर्मल कंडीशन आएगी। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग इस रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है कि जो भी इस नॉर्मल ब्लास्टूला का फेस है ये अपना उसको फॉलो करेगा, इसी को हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ये आपने डिफिनेशन में पढ़ा होगा। सेकंड कह रहा है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है,
इंडिकेट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्यों कंडीशनल स्पेसिफिकेशन? जब वो खुद का ही फेट फॉलो कर रहा है, जो उसका फेट है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या आई है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नोटोकॉर्डल नर्वस सिस्टम, अब जो नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बन रहा था, जो किसी भी दूसरे ब्लास्टुला के अटैच में आने के कारण बन रहा था, तो उसके लिए स्टेटमेंट दे रहा है। नोटोकॉर्डल नर्वस सिस्टम जो बन रहा है, इंडिकेट द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल गलत कह रहा है। पहली बात तो ये इसका नॉर्मल फेट नहीं है जो कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कहलाता, क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रहे हैं कि ये ब्लास्टोमियर आके दूसरे ब्लास्टोमियर से अटैच कर रहा है, तो ये कंडीशन दी गई है ना, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कह दिया, ये गलत है। नोटोकॉर्डल नर्वस सिस्टम जो होंगे, ये इनका डेवलपमेंट क्या कराएगा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। यानी कंडीशन ये दी गई कि अगर दूसरा ब्लास्टुला आके अटैच करेगा तभी हम मानेंगे कि ये नोटोकॉर्डल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, अटैच नहीं होता, तो अपना नॉर्मल फेट मतलब कि गेन करेगा ये जो ब्लास्टुला है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जिसमें कि पहला जो नॉर्मल फेट है वो ऑटोनॉमस कंडीशन में आएगा और जो डी वाला है उसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में आएगा, जहाँ पे नोटोकॉर्डल नर्वस सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो ए एंड डी वाला ऑप्शन हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि शायद टेस्टिंग डिफ़िकल्टी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी वाला हमारा सबसे सही माना जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, ठीक है। तो थैंक यू। लास्ट में आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या फिर आपकी बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस सेशन से, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का सोर्स है। क्योंकि आजकल कोई भी हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहता है, और तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो को हम कंटिन्यू रख पाएँ इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन साथ साथ मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। और कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी तरीके का, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर ही मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट यूजी पीजी एंड CSIR से रिलेटेड, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू। लास्ट में आपसे यही कहूँगा, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल के सेशन में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, सेम टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।